तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अगर वी आई ग्राफ दिया है, वी आई का मतलब क्या है, वोल्टेज करंट ग्राफ। तो एग्जामिनेशन में दो तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। एक तो वी आई ग्राफ दे दे जो कि सिंपली हमारे बुक में बना होता है, दूसरा इसी को पलट दिया जाए और कुछ इस तरीके से बोला जाए कि ये सर ऐसा है, इस बार आप आई वी आप ग्राफ बनाएं, ये करंट और वोल्टेज ग्राफ, यानी ये अब की बार हमने बनाया है आई वी ग्राफ, और ये है हमारा वी आई वोल्टेज करंट ग्राफ। तो इन दोनों में ही हमें क्या पता चलेगा, क्या जानकारी मिलेगी, इस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस बात को एकदम ध्यान से समझेंगे आप। ओके, तो भैया आप ध्यान देंगे कि इस पर जैसे ये कोई मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ मैंने खींचा, जैसे मैं ये बोल दे रहा हूं ये ओ ए ग्राफ हमने कोई इस पे प्लॉट किया, यानी स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ऐसा कोई ग्राफ हमने बनाया। हमने बताया भी आपको कि V इज इक्वल टू आई आर के लिए ये ग्राफ बन रहा है, किसके लिए, V इज इक्वल टू आई आर के लिए ये ग्राफ बन रहा है। और इसमें आप याद रखेंगे कि जो स्लोप है इस ग्राफ की, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो स्लोप बताएगी रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में बताएगी, रेजिस्टेंस के बारे में। याद रखना, ये बात एकदम दिमाग में फिट बैठनी चाहिए आपके। वहीं पर अगर मैं कहूं कि एक बात बताएं आप कि चलो वो तो बहुत अच्छा रहा, उसके बारे में आपने 1 मिनट में बता दिया, ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में ये O से B का ग्राफ एक हमने खींचा है, ठीक है। ये करंट और वोल्टेज, इसका देखो उल्टा है, देखो ये वोल्टेज करंट है, ये क्या है, करंट वोल्टेज है। तो ये किसके लिए आप ग्राफ बनाए हैं, ये ग्राफ में इस ग्राफ का जो ये स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपको क्या बताएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये स्लोप हमको 1/r के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, 1/r के बारे में बताएगा। 1/r का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी यहां पे हमें क्या पता चलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इसमें हमें पता चलेगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स का, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का रेसिप्रोकल, जिसे हम एक नाम से जानते हैं, कंडक्टेंस। याद रखेंगे, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कंडक्टेंस, याद रखेंगे आप। अभी अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। बट ये बात आप दोनों ही चीजें याद रखेंगे कि वोल्टेज करंट ग्राफ है, तो उस ग्राफ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ विल शोज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और अगर करंट वोल्टेज ग्राफ है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ किसको बताएगी, कंडक्टेंस को बताएगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को बताएगी। इसी तरीके से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि ये है क्या, तो कहेंगे कि सर जो हमारा कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। ये बात एकदम दिमाग में फिट करके आपको रखना है। ओके, क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, एग्जाम में कैसे आएगा, वो ज्यादा जरूरी है ना हमारे लिए। तो आओ चलो देख लेते हैं यार एग्जाम में कैसे आएगा। मान लेते हैं ये वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ है। अब बोला गया कि 3 कंडक्टर के कंडीशन है ए, बी और सी, और तीनों के लिए आप ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन में कि ए, बी, सी 3 रेजिस्टेंस हैं जिनके लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है वी और आई के बीच में, जिसमें एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये तीनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो नो डाउट ये 3 के तीनों V इज इक्वल टू आई आर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और इन सब का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो होगा रेजिस्टेंस। ओके, तो चलो ध्यान से देखो, अब इस A का स्लोप अगर हम देखेंगे तो कितना है, समथिंग ये है, इतना। इसका स्लोप ये कुछ इतना है, इसका स्लोप ये कुछ इतना है। देखो स्लोप का सेंस होता है tan थीटा, बट वो सब सारी बातें आपको यहाँ पे नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है, क्योंकि अभी आपको उसका कोई पर्पस नहीं, कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो अभी केवल एंगल से ही हम सारी चीज को मान के चलेंगे,
ठीक है ना, क्योंकि 10th के लेवल पे इतना बढ़िया है। तो इसमें आप याद क्या रखोगे, चलो मान लेते हैं ये थीटा ए है, ये थीटा बी है और ये थीटा सी है, बड़ा वाला। ए थीटा ए एंगल बना रहा है, बी थीटा बी एंगल बना रहा है, सी थीटा सी से एंगल बना रहा है। तो चलो बताओ भाई एंगल किसका ज्यादा है, थीटा ए सबसे छोटा है, थीटा बी उससे बड़ा है और थीटा सी सबसे बड़ा है। तो इसी क्रम में हम रेजिस्टेंस को भी लिख देंगे कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ए होगा वो कम होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफ बी होगा वो ए से ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा कौन होगा, आर सी। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा तो हम किस तरीके से उसको बताएंगे। क्लियर, बहुत ही आसान सा था। इसी का उल्टा भी दे सकता है। इसी का उल्टा कैसे दे सकता है, इसी का उल्टा ऐसे दे सकता है कि करंट और वोल्टेज ग्राफ आपको दे दिया, क्या दे दिया, करंट और वोल्टेज उल्टा दे दिया है। हमारे बुक में हमको क्या मिलता है, हमको वी आई ग्राफ मिलता है, हमको क्या मिलता है, वी आई ग्राफ मिलता है। तो आप याद रखेंगे, मैंने आपको डेरिवेशन जब कराया था ओम्स लॉ का, अभी जस्ट आप 1 मिनट पहले वीडियो देखेंगे तो किसमें क्या था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और इसको हमने सॉल्व किया था तो I इज इक्वल टू 1/r इंटू वी लिखा था। तो ये जो ग्राफ है, ये एक्चुअल में जो ग्राफ है वो कुछ इसके लिए प्लॉट किया गया है, I इज इक्वल टू 1/r इंटू वी। तो यहां पे अगर कहूं ये लाइन मैंने ड्रॉ किया ये OA ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको बताएगा, तो ये OA ग्राफ का जो स्लोप है हमारे इसके बारे में बताएगा, 1/r के बारे में। क्लियर है बात। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अच्छा चलो, कैसे हम ये कैसे कह दे रहे हैं कि ये स्लोप के बारे में बता रहा है या 1/r, यहाँ पे ये कैसे स्लोप, हमें आइडिया नहीं समझ में आ रहा सर, ये बार बार स्लोप की बात आप करते हैं, ये चीजें समझ में नहीं आ रही। तो चलो बहुत ही शॉर्ट वे में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे होता है। जैसे ये एक कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं, ये x है, ये y है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अगर इस ओरिजिन से, इस 0,0 से होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन में पास कर दूं सीधा सीधा, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये इस तरीके का इक्वेशन होता है, सॉरी सी नहीं रहेगा, y इज इक्वल टू mx, क्या रहेगा, y इज इक्वल टू mx टाइप का ये इक्वेशन होता है। और इस y इज इक्वल टू mx में ये जो m है, इसी m को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। और ये जो स्लोप होता है, अगर मान लेते हैं ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना। तो जब भी हम स्लोप की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम m की बात कर रहे हैं। इस m का मतलब क्या है, स्लोप, स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा। क्लियर है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलो आओ जल्दी से कंपैरिजन कर देते हैं। अगर v इज इक्वल टू आई आर लिखा है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, अगर v इज इक्वल टू आर इंटू आई, तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब इसका मैं कंपैरिजन करता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स से मैंने कंपैरिजन किया, तो हमें पता है कि y एक्सिस पे हम किसको ले रहे हैं, वोल्टेज को। पहले वाला केस चलो ध्यान से देखो, y एक्सिस है ये और ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस पे हम किसको ले रहे हैं, वोल्टेज को। x एक्सिस पे किसको ले रहे हैं, करंट को। x एक्सिस पे किसको ले रहे हैं, इस करंट को ले रहे हैं। तो यहां पे अगर कोई ग्राफ इस पे हम प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ का जो एंगल है, ये एंगल किसको बताएगा, या इस ग्राफ का एंगल है और इस एंगल से हम tan थीटा निकाल लें, तो ये tan थीटा हमको किसको बताएगी, हमको बताएगी स्लोप के बारे में। किसके बारे में बताएगी, स्लोप के बारे में बताएगी। तो स्लोप का मतलब क्या, हमें m की वैल्यू पता चल गई। तो याद रखना कि इसी की तरह अगर y x पे थीटा tan थीटा लिए, इस y x y प्लेन है ना, इस प्लेन पे ये ग्राफ x से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका tan थीटा लिया, तो ये हमको स्लोप के बारे में बताया, इसी को हम m बोल रहे हैं। इसी तरीके से अगर v और i के बीच में मैं ये ग्राफ मान रहा हूं, तो यहाँ पे जो एंगल है उसका tan थीटा लेंगे तो वो स्लोप बताएगा, और वो स्लोप यहाँ पे किसको बताएगा, वो स्लोप यहाँ पे बताएगा r को।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम लोग VI ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज करंट ग्राफ बनाते हैं, तो वहां पे ये थीटा कैसे हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस, तो उसका तरीका ये है। इस तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं। इस y = mx से कंपैरिजन करके हम बताते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो स्लोप के द्वारा बताया जा रहा है। बात सही है? ओके, चलो इसी का भाई देखो, आपने कहा क्या, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो I = 1/R × V, इतना था। इसके बाद इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं। भाई देखो, y एक्सिस पे अब मैं किसे रख रहा हूं, y एक्सिस पे मैं रख रहा हूं I को, तो I को मैंने y एक्सिस पे रखा। ओके, इस x एक्सिस पे किसको रखा है, v को मैंने किस पे रखा है, x एक्सिस पे रखा है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा किसको शो करेगा, ये हमारा m को शो करेगा। तो I = 1/R × V में 1/R हमारा किसको बता रहा है, इस स्लोप को बता रहा है कि नहीं। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई? तो इसीलिए जब हम लोग करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ हमें किसके बारे में बताता है, तो वो ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो tan थीटा होगा, सॉरी यहां पे इस ग्राफ का ये जो स्लोप होगा यानी tan थीटा जब ले लेंगे, जो कि हमें m बताएगा, ये m हमें किसके बारे में बताएगा, 1/R के बारे में बताएगा, जो कि कंडक्टेंस है। क्लियर? तो ये पूरी इसके पीछे की मैथमेटिक्स है, इसको मैंने आपको बताया। क्लियर है? ये y = mx + c कैसे आ गया, ये सब सारी चीजें भाई अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इंटर में जब आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा। ठीक है ना? फिलहाल इतना भी कठिन नहीं था कि आपको समझ में ना आए, तो चीजें बहुत आसान सी थी और वो मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अब स्लोप के बारे में बात करेंगे तो किस तरीके से हमें सोचना रहेगा, हमारा अप्रोच क्या होगा, वो अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है ना? चलो तो जल्दी से बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन लिया था वैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है, y एक्सिस पे किसको रख रहे हैं, y एक्सिस पे हम किसको रख रहे हैं, करंट को। इस x एक्सिस पे हम किसको रख रहे हैं, वोल्टेज को रख रहे हैं। स्मॉल b लिख दिया, ये कैपिटल B। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ बनेगा, मान लो एक ग्राफ बना दिया हमने A और एक ग्राफ बना दिया B, एक ग्राफ बना दिया C, कैसे भी रैंडम कोई भी ले लेते हैं। तो चलो जल्दी से बताओ, ये थीटा B होगा, ये क्या होगा, थीटा A, और ये सबसे बड़ा है कौन, थीटा C। पक्का? चलो जल्दी से बताओ, थीटा B सबसे छोटा है जी, उससे बड़ा कौन है, थीटा A, उससे बड़ा कौन है, थीटा C, है कि नहीं? चलो अब खूब ध्यान से सोच के बताओ, जिसका एंगल छोटा है, भाई खूब ध्यान से देख ले, जल्दी 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 जल्दी, थीटा B, इस B का स्लोप बता रहा है। भाई थीटा B का tan थीटा लोगे तो B का स्लोप पता चलेगा, B का स्लोप पता चलेगा तो स्लोप क्या बताएगा, 1/R को शो करेगा, यानी B का 1/R शो करेगा। पक्का है ना? तो ये बताएगा किसको, 1/RB के बारे में। थीटा A किसके बारे में बताएगा, 1/RA के बारे में। थीटा C किसके बारे में बताएगा, 1/RC के बारे में। क्लियर? तो 1/RB अगर मैं लिख रहा हूं, ऐसे देखो 1/RB मैं लिख रहा हूं, तो अगर मैं कहूं तो सर ये RB का रेसिप्रोकल है। भाई x लिखा है आपने, 1/x लिख दिया, तो आपने क्या कहा कि सर ये x का रेसिप्रोकल मैंने लिख दिया है। यही तो पढ़े हो 3, 4, 5 में, ऐसे ही तो पढ़ाया गया होगा आपको, किस नंबर का रेसिप्रोकल करिए, तो वो RB का रेसिप्रोकल 1/RB होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ ध्यान से समझो, इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो RB क्या होगा मेरा, कुछ ध्यान से देखो, यहां पे अगर ये छोटा है, इसका उल्टा जब करेंगे तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा। क्लियर है? तो याद रखना, कंडक्टेंस यहां पे सबसे छोटी किसकी है, B की। कंडक्टेंस का मतलब क्या है, कितना ज्यादा अच्छा वो कंडक्टर होगा, ये उसकी कंडक्टेंस बताएगी। जैसे रेजिस्टेंस है
तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी रखेगा किसको, करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी रखेगा। और कंडक्टेंस होगा तो कंडक्टेंस क्या करेगा, कंडक्टेंस करंट को फ्लो कराने में मदद करेगा। खूब अच्छे से समझो, जैसे कोई कंडक्टर है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको समझ लो अच्छे से। और इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये आएगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका रेजिस्टेंस हाई है, मैंने बोला इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसका मतलब इसकी कंडक्टेंस कम है, इसका मतलब इसकी कंडक्टेंस कम है। ऐसे समझो, रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब ये कंडक्टर बहुत ज्यादा अपोज करेगा करंट को, करंट के फ्लो को। कंडक्टेंस कम है, इसका मतलब ये कंडक्टर बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा। मेरी बात समझो, दो तरीके से मैं आपको डांट रहा हूं। एक, मैंने कहा कि आप अच्छे नहीं हो, इनडायरेक्टली मैंने यही कहा कि आप बुरे हो, आप में बहुत खराबी है। दोनों बातें की है ना। आप अच्छे नहीं हो मतलब कि आप खराब हो। क्लियर आया बात। तो वही चीज है कि रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कंडक्टेंस कम है। तो जिसका कंडक्टेंस कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो जिसका कंडक्टेंस कम, जिसका कंडक्टेंस में स्लोप कम, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब आरबी यहां सबसे ज्यादा, उससे कम आर ए, और सबसे कम हो जाएगा आर सी। तो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया। तो ये दोनों ही बातें आप याद करके रखेंगे, और इस चीज को आप इस तरीके से अगर लिख लें कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 में कंडक्टेंस, क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 में कंडक्टेंस। तो जिसका कंडक्टेंस कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसका कंडक्टेंस ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। ये बात इस तरीके से आप कॉपी में अपने नोट कर लेंगे तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस फाई की। क्यों? क्योंकि हमें मिल चुका है V इज इक्वल टू आई आर। क्या मिल चुका है? V इज इक्वल टू आई आर। अब इस V इज इक्वल टू आई आर में हमें ये पता चला कि ये जो R है, ये R है, इस R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को खूब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो भाई देख लेते हैं यार। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक V वोल्ट की बैटरी है। इस V वोल्ट की बैटरी से जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया, और माइनस से प्लस की ओर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। माइनस से प्लस की ओर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, और जब ये फ्लो करेगा तो इस कंडक्टर के पास पहले से ही मौजूद होते हैं फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। क्या मौजूद होते हैं? मौजूद होते हैं फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस। क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस। ठीक है। तो ये फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये इसको जाने से अपोज करते हैं, जाने में क्या करते हैं? रुकावटें पैदा करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करते हैं। तो जब ये ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके कारण से किसी मूविंग चीज को हम रोकें। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या था? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फैक्टर, अगर वो कोई चीज, जैसे एक चीज मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से और इसके बीच में कोई रुकावटें आ रही हैं, तो उन सभी रुकावटों को हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। तो यही ऑब्स्ट्रक्शन यहां पे यूज किया गया कि रेजिस्टेंस जनरली क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्शन है। किसके लिए? टू फ्लो ऑफ चार्ज।
ये चार्ज के फ्लो करने में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावटें हैं, जो बाधा डेवलप कर रहा है इस चार्ज को फ्लो करने के लिए। चार्ज को फ्लो करने का मतलब क्या है, करंट को फ्लो करना। भाई चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो बात को चाहे हम करंट से बोले चाहे चार्ज के फ्लो से बोले, दोनों ही बात एक है। तो यहां से रेजिस्टेंस हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस याद रखना इस बात को, रेजिस्टेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। याद है ओम्स लॉ में ही मैंने क्लियर कर दिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी है ये। रेजिस्टेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू, एक सेकेंड यहां लिखता नहीं, कंडक्टर। ओके, तो रेजिस्टेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय विच या बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज, एक सेकेंड, virtue of which it oppose the flow of charge या flow of electron through conductor या through it। तो कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के थ्रू चार्ज के फ्लो करने का क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर? अब फिजिकल प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है ये कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। लेकिन इससे पहले मैं कंडक्टर को थोड़ा और अच्छे ढंग से और अलग तरीके से आपको डिफाइन करके दिखाता हूं। जैसे रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मान लेते हैं कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, तो उसको शो करने का तरीका यह है कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इस कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। कितना है? V। और इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? I। वो कितना है? I। तो आप लिख सकते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V जो होगा वो IR के इक्वल। ये कॉन्सेप्ट याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है कि जितने सीरीज पैरेलल के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस या जो भी आप लगाएंगे, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये हर जगह यूज होगा। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, उस कंडक्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, V = IR से हम लिख सकते हैं। बात समझ में आया? इस चीज को अभी से बिटा कर रखना, अभी हम इसका यूज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हर रेजिस्टेंस के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और उसके थ्रू करंट फ्लोइंग जो होता है या जो हो रहा होता है हम उसको निकाल लेंगे। बड़ी आसानी से निकाल लेंगे यार, देखना बहुत ही आराम से। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम इसको लिख सकते हैं, तो यहां से R को हम लिख सकते हैं V/I। ओ, इसका मतलब है कि हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। किसके टर्म में? वोल्टेज और करंट के टर्म में भी हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। और हम ये बता सकते हैं कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के क्रॉस कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और उस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है, उसका जो रेशियो है ना, वही रेशियो बताता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना रहेगा। चलो देखो ध्यान से, V को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में। किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में। करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। तो यहां से एक इसकी यूनिट मिली। क्या यूनिट मिला? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस मिला। क्या मिला? यूनिट ऑफ
रेजिस्टेंस मिला वोल्ट पर एम्पियर। क्या मिला? वोल्ट पर एम्पियर। याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वोल्ट पर एम्पियर किसकी यूनिट है, तो आप बताएंगे रेजिस्टेंस की यूनिट है। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग जानते हैं ओम के नाम से। किसके नाम से? ओम के नाम से, जिसका सिंबल होता है ये कुछ इस तरीके का। ठीक है, इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम के नाम से जानते हैं, बोलते हैं, ऐसा समझो। अब ये 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। याद रखना, लिख लो, या इसको ऐसे भी 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं कि चलो 1 ओम को डिफाइन करके बताओ, किस तरीके से 1 ओम को आप डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे सर 1 ओम है कुछ नहीं, एक काम करते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रखा 1 वोल्ट। तो ध्यान से समझो, अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखा जाए और उसके कारण से उस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो, इसका मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। मेरी बात ध्यान से समझ लो, अगर कोई कंडक्टर है, उसके क्रॉस हमने 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रखा और उसके कारण से उस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। क्लियर? तो ये बातें आप याद करके रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ओम की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 ओम या डिफाइन 1 ओम। ओके, तो ये आप दिमाग में बिठा के रखेंगे। क्लियर है? आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, और इसको आप समझते रहें, जो भी प्रॉब्लम आएगी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां से हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लिया, जान लिया। अब ये समझ लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो मैंने बताया कि रेजिस्टेंस फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। अगर इस कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले समझ ले कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी है कौन कौन। तो इस कंडक्टर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें से कुछ आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारों से तो हमसे मतलब ही नहीं है। देखो, पहला, इस कंडक्टर का लेंथ, की कंडक्टर कितना बड़ा है, कितना लंबा है। दूसरा, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, की ये कंडक्टर का ये एरिया कितना है। एरिया का मतलब क्या? डायमीटर भी समझ लेना। तो डायमीटर बोले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले, दोनों एक ही बात है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे इसको देखते हैं, ये एक बॉक्स है ना, अगर मैं इसको ऐसे कंडक्टर बिहेव कर रहा हूं, मान रहा हूं, तो ये जो बगल वाला एरिया होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा। ठीक है, तो इस कंडक्टर का ये वाला जो एरिया है, ये सामने से जब देखेंगे तो ये वाला हमारा एरिया जो होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वो कितना है? ए। इस बात पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा, और सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी है? लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। इस कंडक्टर का टेम्परेचर, जिस एटमॉस्फेयर में ये कंडक्टर रखा गया है वहां का टेम्परेचर क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करेगी उसकी प्रॉपर्टी। भाई जितना, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, तो हम वहां पे अगर कंडक्टर रखें तो उसका टेम्परेचर भी 25 होगा। ठीक है, या उसको अगर हम हीट करने लगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो चीजें बदलने लगेंगी। क्योंकि टेम्परेचर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी डेंसिटी, वो जिस भी एनवायरनमेंट में रखा है वहां का प्रेशर क्या है। तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाएंगी अगर मैं बताने लगूं तो। ठीक है, तो हमको अपने लेवल पे चीजों को समझ के रखना है और उतनी ही बात करनी जितना हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, बस चीजों को समझ करके। तो मैंने आपको पहले से ही क्लियर किया हुआ था कि ये जो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, दैट रेजिस्टेंस विल डिपेंड्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंडक्टर। अच्छा, तो अब सर ऐसा काम करते, चलिए अब इसको नोट कर लेते हैं बातों को कि किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइए नोट कर लेते हैं इन बातों को कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो इसको हम पढ़ते हैं एक हेडिंग के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर
फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें है नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे? मैं सारा कारण भी यही बताते चल रहा हूं, खूब अच्छे से समझ लो इस चीज को, ठीक है? खूब बढ़िया से समझ लो। जितना क्वेश्चन आपके अंदर उठा है, देखो यार मैं भी 10th पास करके आया हूं, अब बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, सिंपल सी बात है, बिना 10th पास के यहाँ पे तो आया नहीं हूँगा, ठीक है? तो मुझे पता है कि समझ में क्या नहीं आता है, ठीक है? कुछ चीजें हैं, कोई ब्रह्मा थोड़ी ना है कि सबके मन की बात हम समझ लेंगे, क्या क्या क्वेश्चन सबके मन में उठ रहा है, बट जनरली जो क्वेश्चन उठते हैं उसके बारे में मुझे आइडिया है विधिवत, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी प्रॉब्लम को मैं दूर करते चलूं तुरंत का तुरंत। तो देखो ये कंडक्टर है, आपको ध्यान से समझना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावटें। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावटें। अच्छा ठीक है, आपको ध्यान से समझना मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमें इस इंड से, इन भाई साहब को इस इंड ए से चल करके बी पर जाना है। अब रुकावटों को हम कंसीडर कर रहे हैं कांटों की तरह। किसकी तरह? ये ऐसे ऐसे निकले हुए हैं कील, ठीक है? ऐसे कील निकले हुए हैं, इनको यहां से यहां तक जाना है, तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। लेकिन दिक्कत बढ़ कब गई? जब ये कंडक्टर इतना बड़ा होता और बोला जाता कि अब की बार ए से बी जाओ, तो इनकी तबीयत देख करके खराब हो जाती, क्योंकि अब की बार जाने में यहां से यहां में जो, खूब ध्यान से समझो, जो रेजिस्टेंस या जो कील मिलने वाला था, नेल्स मिलता, वो इनको इतना ज्यादा है कि इनकी तबीयत खराब हो गई देख करके ही। मतलब अगर मैं इस कंडक्टर का लेंथ बढ़ा रहा हूं, इस कंडक्टर का लेंथ मैंने बढ़ा दिया खींच करके, तो नो डाउट मैंने इनकी रुकावटें बढ़ा दी। क्लियर? बात समझ में आया ना? तो जब हम किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देते, जैसे ये वायर है और इस वायर को पकड़ के मैं खींच के इतना बड़ा कर दूं, तो इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसी रेशियो में बढ़ेगा जिस रेशियो में लेंथ बढ़ा है। इसीलिए जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल हो गई? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। क्लियर? यानी लेंथ अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैं लिख दे रहा हूं, इसमें आपको क्या लिखना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of the conductor, जिसको हम लिखेंगे कैसे? R is directly proportional to L। इक्वेशन 1 मान लेना। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कि R is directly proportional to L किस तरीके से हम लिख पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं। इस तरीके से आपको लिखना भी रहेगा। फिगर तो खैर ये नहीं बनाना है, फिगर बस एक आपको बना देना है कुछ इस तरीके से कि ये है और इसका रेजिस्टेंस R है, ये लेंथ L है, तो ये जो R है इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहीं से दो बातें समझ लो। अगर मैं लेंथ को 2 गुना कर दूं, लेंथ को मैं 2 गुना 2 टाइम्स बढ़ा दे रहा हूं, तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ को हाफ कर दे रहा हूं, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को 5th टाइम कर दे रहा हूं, 5 गुना कम कर दिया, तो ये भी 5 गुना कम हो जाएगा। क्लियर है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही है सीधा सीधा व्यवहार दोस्तों वाला। आप बढ़ोगे तो हम चलेंगे, आप घटोगे तो हम बिगड़ जाएंगे। सही है? सुख में सुख, दुख में दुख। तो वही बात यहां पे हुई है।
तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो वैसे ही हमारा आपका भी रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। आप खुश तो हम खुश, और हम खुश तो आप खुश। बिल्कुल, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हम भी खुश हो जाएं। ओके, चलो अगला। अगला जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? इस चीज को हिल नहीं रहा है बात दिमाग में। पढ़ते तो हम लोग सब हैं कि रेजिस्टेंस जो है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, कंडक्टर के इस बगल वाले एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छा चलो देखो ध्यान से किस तरीके से, पहले दूसरा पॉइंट लिखी तो लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन। चलो अब खूब ध्यान से इस चीज को समझो, ये क्या मैं कह रहा हूं। सपोज करो ये भाई कोई वायर होता है, उस वायर को अगर आप देखो ध्यान से, पतला भले होता है लेकिन क्या वो उसका एक छोटा सा टुकड़ा देखो और उस टुकड़े को जूम कर दो तो वो कुछ इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा कि एक सिलेंडर है? दिखेगा कि नहीं? एकदम दिखेगा। और मैंने कहा कि यार सिलेंडर तो है मेरे भाई, एक काम करो इस सिलेंडर को ऐसे ऐसे तोड़ दो बीच से, और तोड़ करके ऐसे खोल दो, फैला दो। तो जब आप फैला दोगे तो आप कहोगे सर ये तो बढ़िया सा रेक्टेंगुलर सीट हो गई। ये तो हम लोगों ने मेंसुरेशन में पढ़ा था कि एक सिलेंडर को खोल दोगे तो ये रेक्टेंगुलर सीट हो गई। तो मैंने कहा बिल्कुल सही यार, वही चीज है। और इसका रेडियस आप पहले मान के चले थे R, तो जब इसको पूरा खोल दोगे तो ये वाला रेडियस, ये वाली जो साइड आएगी वो 2 पाई R, वही तो होगा मेरे भाई। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है? R रेडियस है तो ये सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई R। तो ये पूरा जब ऐसे सामने फैल करके आएगा तो 2 पाई R ही तो होगा, न कम न ज्यादा। सही है कि नहीं? और इस कंडक्टर की जो हाइट थी वो h थी, तो मैंने कहा कि भाई ये तो h हमारा रहेगा, क्योंकि हाइट थोड़ी ना कुछ किए हैं, बस इसको हम फैला दिए हैं। ठीक है, इसमें फायदा क्या है सर? तो इसमें सर आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो अभी तक आप लोग गलत सोचते आ रहे थे। आपको लगता था कि ये हमारा कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके अंदर से होता हुआ और यहां से निकल जाएगा, ऐसे आएगा गुप और यहां से ढन्न से निकल जाएगा। ऐसे तो होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं कि कंडक्टर के अंदर से जाएगा फिर इधर से निकल करके बाहर आएगा। ऐसा नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर के ऊपरी वाले सरफेस से, ऊपरी लेयर से, ये जो ऐसे है ना, इस कंडक्टर के ऊपर से ऐसे चलते हुए ऐसे जाएंगे, अंदर से जा ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर तो सब पैक्ड है ना, रास्ता कहां है यार अंदर? चार्ज कैरी कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर हैं वो बेचारे तो बझे हैं ना, अगल से कोई इधर दबाया, कोई इधर दबाया, कोई इधर दबाया। कुछ ऐसा सोचो कि एक ईमानी फास्ट रिलीफ का एक ऐड आता था, उसमें आदमी आदमी मिल करके चक्का बन जाते थे, पूरा एक गाड़ी बना लेते थे। तो उसमें क्या होता था, या वो क्या नाम है, एक प्रथा नहीं है, वो हांडी के ऊपर टांग देते हैं और श्री कृष्ण जैसे बचपन में करते थे, सब ऐसे बना करके उसके ऊपर जाते हैं, हांडी फोड़ देते हैं, करते हैं ना। वही सोचो, खूब ऐसे लोग हैं, ठीक है, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे सब लगे हुए हैं। अब खूब ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा फ्री कौन होगा? ये नीचे वाले फ्री होंगे कि बीच वाले, कि ये? जो सबसे ऊपर है वो फ्री बिहेव करेगा। ये बेचारे तो फंसे हुए हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। बात समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट है फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इतना ज्यादा पैक्ड है एक दूसरे के साथ, बंधे हुए हैं, को हिल नहीं सकते हैं। तो हिलेगा कौन? जो ऊपर वाले सरफेस के इलेक्ट्रॉन हैं। इस कंडक्टर के जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वही इधर से इधर मूव कर सकते हैं, वही चार्ज कैरी कर सकते हैं। तो काम की बात पता चल गई, बिल्कुल काम की बात पता चल गई आपको। अब ध्यान से देखिए इसको और इसी चीज को पकड़ के ले चलते हैं। तो अगर ऊपर सरफेस से जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा जाता वो ऊपर से ही जाता, चारों तरफ से ऐसे, पीछे भी ऐसे ऊपर से जाता। तो उसको अगर मैं फैला दिया तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन
इस तरीके से ऐसे जाएगा, वो पास करेगा। तो जाहिर सी बात है, अब देखो ध्यान से, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर पतला है, इसको मैं अगर सीट के फॉर्म में बनाऊंगा तो वो कुछ इतनी बड़ी सीट बनेगी, लेकिन अगर बहुत मोटा वायर होगा उसकी सीट में बनाऊंगा तो वो सीट कैसी मिलेगी, ऐसे मिलेगी। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो मुझे मिलेगा, सरफेस एरिया SA, जिसको आप पढ़ते हैं सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH। इसका भी सरफेस एरिया कितना होगा 2πRH। चलो जल्दी से बताओ किसका 2πRH ज्यादा निकलेगा, इसका ज्यादा होगा ना मेरे भाई। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेगा, या इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा। क्यों क्यों ऑफर कम करेगा? खूब ध्यान से समझो। एक क्लास है, एक क्लास में जैसे ही बेल बजी सबको छोड़ दिया गया एक साथ। अब 10 लोगों के जाने की जगह है एक साथ, गेट से 10 लोग एक साथ निकल सकते हैं। अब जाना चाहते हैं 50 लोग, तो जाहिर सी बात है यार, रस हो जाएगा ना दोस्त। जब रस हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होने लगेगा, एक दूसरे से घिसेंगे, एनर्जी लॉस होगी। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस ही तो बढ़ रहा है। वो उनको धक्का देगा, वो उनको धक्का देगा, तो कुल मिला के रेजिस्टेंस ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिससे निकलना है उनको, वो कम है। तो जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिए, 50 लोगों की जगह है और 10 लोग को ही जाना है, तो राजा मॉडल सब 10 लोग टहलते हुए जाएंगे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। तो वही कहने का मतलब है कि अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बड़ा ले लेंगे तो हमें जो रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा कंडक्टर, वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। उसी तरीके से यहां पे अगर देखेंगे कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम छोटा ले रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये कंडक्टर, उस केस में वो ज्यादा ऑफर करेगा। तो यहां से दो चीज हमने क्लियर कर ली कि मोटा वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, एक ही मटेरियल के मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, और एक ही मटेरियल के पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ एक चीज और समझ में आया, एरिया ज्यादा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा, और रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी उल्टा व्यवहार चल रहा है, एरिया बढ़ा दिए रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया को घटा दिए रेजिस्टेंस बढ़ गया। बात समझ में आई? यानी ये तो दुश्मनों वाला व्यवहार कर रहे हैं। तो दुश्मनों वाले व्यवहार को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल से बताते हैं, और कहते हैं कि कोई दो क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसमें एनिमी के जैसे बिहेवियर होगा। कैसे बिहेवियर होगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली VERSLY। सही है, स्पेलिंग का थोड़ा सा देख लेना, कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्लियर? तो मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाए, और आपको लिखने का तरीका जो है, जो आपको लिखना है वो भी आपको क्लियर रहे। तो अगर ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो उसके बीच में जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट आपको कंफ्यूज बहुत करता है, परेशान हो जाते हैं आप। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये तीसरा पॉइंट है, TMPERA होता है, टेम्परेचर।
ऑफ द कंडक्टर। चल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ओ अपने से गायब हो गया था, चलो नहीं लिखते हैं। मान लेते हैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर T है और ये एक कंडक्टर है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये क्या है? एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, इसका टेम्परेचर T है। तो इनके बीच का रिलेशन कैसा होगा? रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा हूं तो इस रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा वो बताना है मुझे। ओके, ध्यान से देखो, इसमें फर्क जो पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, पहले उसको मैं लिख लेता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर will be directly proportional to the temperature of the conductor, यानी R will be directly proportional to T, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। ये आपको लिखना रहेगा। अब इसको समझ लेते हैं क्यों होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका अपोजिट, अगर मैं टेम्परेचर को घटा दे रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? खूब ध्यान से समझो भाई। अगर ये कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर T है और मैं इसको हीट कर रहा हूं, इसको लगातार इसका टेम्परेचर रेज कर रहा हूं, तो हो गया क्या? टेम्परेचर रेज करने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के पास जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ा देने पर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बढ़ा देने पर ये जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज हैं N, वो बढ़ जा रहे हैं। जब वो बढ़ गए तो हुआ क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है यार, खूब ध्यान से समझो। कोई भी कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ फ्री चार्ज होते हैं और खूब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री चार्ज होते हैं। इसलिए क्या है, वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर, या वो मटेरियल कंडक्टर की तरह, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है वो मटेरियल। ठीक है, अब चलो समझो। मान लेते हैं ये कोई मटेरियल है A, ऐसे लीजिए, ये कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल होगा, कॉपर ही ले लेते हैं मान लिया। ठीक है, ऐसे समझो, केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान समझना। इसका टेम्परेचर है कुछ T, इसका टेम्परेचर कुछ T है और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। और 10 इलेक्ट्रॉन होने पर ये T टेम्परेचर पर कॉपर, जो बहुत अच्छा कंडक्टर है, बेहतरीन कंडक्टर है, मान लिया हमने। अचानक से दिमाग घूम गया, हम कहेंगे कि सर अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर मैं रेज करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस कंडक्टर के पास जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, यानी ये 10 से हो जाएगा 15, मान लेते हैं 15, केवल समझने के लिए समझो 15। चलो फिर से क्लास में आओ, क्लास हुआ, बेल हुआ, छुट्टी हुआ, 10 लोगों के जाने की जगह है, लेकिन एक साथ कितने जाना चाहते हैं? 15 लोग जाना चाहते हैं। 15 स्टूडेंट्स एक साथ जाना चाहते हैं। जब एक साथ जाएंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे से एकदम सट के निकलेंगे। जो खूब बढ़िया से चौड़े होके जा रहे थे, अब कैसे निकलेंगे? एक ऐसे सट के निकलेंगे। तो होगा क्या? क्या होगा? उनके बीच में रगड़ होगा, घिसाव होगा, वो एक दूसरे से घिसेंगे, उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। बात समझ में आया ना? तो जब उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा तो वो तेजी से जाएंगे कि धीरे धीरे जाएंगे? फ्रिक्शन बढ़ने का मतलब क्या है? उनके बीच का रिलेटिव मोशन धीरे धीरे कम होगा। और जब वो कम होगा तो हम यही तो कहेंगे यार ये फैक्टर तो इलेक्ट्रॉनों के मोशन को अपोज कर रहा है।
तो जब अपोज कर रहा है तो उस अपोज को हम क्या नाम देते हैं? उस अपोज को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक लिमिट से भी ज्यादा हो गया तो अब वो उसके लिए खतरा बन गया, वो उस कंडक्टर को कंडक्टर नहीं रहने देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का बढ़ा रहा हूं तो इनडायरेक्टली अब मैं उस कंडक्टर के लिए समस्या पैदा कर रहा हूं, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ाने पर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो टेम्परेचर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर, कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसका अपोजिट, अगर इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, इनके पास क्या समस्या है? इनके पास n है ही नहीं, n ऑलरेडी बहुत कम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। इंसुलेटर पास तो है ही नहीं, सेमीकंडक्टर पास कुछ थोड़ा बहुत है। क्लियर? तो इनके पास तो है ही नहीं। अब अगर इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर मैं बढ़ाऊं और उस टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से n बढ़ जाएगा, तो इनके पास तो थे ही नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़ा सा आ जाएगा तो ये अच्छे हो जाएंगे, इनका रेजिस्टेंस घटेगा। खूब ध्यान से समझो, मेरी बात समझो। एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी वो कंडक्टर क्या है? इंसुलेटर। बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से घिस रहे हैं, तो भी क्या है? उसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ेगा, वो भी इंसुलेटर की ओर अब बढ़ रहा है। क्लियर है? फिर से बातों को मैं और सीधा कर रहा हूं। अगर n नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा कहा जाता है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एक लिमिट से ज्यादा है तो भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। दोनों ही केस में, यानी हर चीज सफिशिएंट लिमिट में होनी चाहिए। लिमिट से ज्यादा बढ़ रहा है तो कंडक्टर को वो इंसुलेटर की ओर चल देगा। लेकिन इंसुलेटर में क्या है कि अगर भाई n तो इसके पास है ही नहीं, एकदम मान लेते हैं इंसुलेटर है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हमने गर्म किया, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसका मतलब इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा रिलेशन चलता है कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जो रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर होगा, इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। उस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, और टेम्परेचर घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। ये हो गया तीसरा फैक्टर। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। किस पे? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्या है यार? हर कंडक्टर या हर मटेरियल, अलग अलग मटेरियल अलग अलग रेजिस्टेंस रखता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये कॉपर है, तो ये खूब ध्यान से समझो, एक ही साइज, शेप एंड साइज का ये मैं कुछ कंडक्टर बना रहा हूं, ठीक है? ये मैंने बना दिया। अब इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि सब की लेंथ है L। सभी कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L। बना दिया मैंने। सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। यानी लेंथ भी बराबर है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी बराबर है, टेम्परेचर भी सबका बराबर है, ये भी T टेम्परेचर पे, ये भी T टेम्परेचर पे, ये भी T टेम्परेचर पे। लेकिन मैं कह रहा हूं ये हमारा कॉपर है, ये हमारा एल्युमिनियम है, और इसको मान लेते हैं गोल्ड, Ag, Au। ठीक है? अब खूब ध्यान से समझो, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ भी तीनों का सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। तो जो रेजिस्टेंस में फर्क दिखेगा वो फर्क किसके कारण से दिखेगा? वो फर्क दिखेगा अलग अलग मटेरियल के कारण, क्योंकि हर अलग अलग एलिमेंट अलग अलग नंबर ऑफ फ्री चार्ज रखेगा, सबका अपना नेचर होता है। क्लियर?
तो सब अलग अलग मटेरियल हैं, उसके कारण से अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। इस हिसाब से मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है कि कंडक्टर का मटेरियल चेंज हो जाएगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है या हो जाएगा। क्लियर? तो ये चार फैक्टर थे। हम लोगों ने देखा कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है ये चार चीजों पे डिपेंड किया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कैसे? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एरिया क्रॉस सेक्शन पे कैसे? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे कैसे? कंडक्टर की बात कर रहे हैं अब, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और किस पे? और मटेरियल पे। तो इस तरीके से आज हमने जाना, किसके बारे में जाना? हमने जाना फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आ रही है तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्शन जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको दें, जिससे मुझे भी ये चीजें क्लियर होती चलें कि आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है ना, हमको भी तो थोड़ा आनंद आना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो भाई अब रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो हमको पता चल गया। अब जो बात आती है वो इस बात पे अटक गई कि आर रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर का R1 है, एक कंडक्टर का R2 मान लिया मैंने। चलो, एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तब तो यार रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है, खूब ध्यान से समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। कोई भी अप्लायंस मैंने ले लिया, कोई भी अप्लायंस मैंने ले लिया, तो हर अप्लायंस किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होता है, किसी न किसी वायर से मिलकर बना होता है। इसका मतलब है हर अप्लायंस का अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस रखेगा और उस रेजिस्टेंस के कारण वो करंट के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। चलो ठीक है, ये R को अपोज कर रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर ये रेजिस्टेंस होने पर अपोज कर रहा है, इसका मतलब हमें इसका आइडिया तो होना ही चाहिए कि हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से रखें। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो इसी बात पे है कि अगर 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रजिस्टर, 5 रजिस्टर, इतने सारे रजिस्टर दिए हैं तो हम उनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से करें कि हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो मिले, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो मिले, टोटल रेजिस्टेंस जो मिले वो हमें कम से कम मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है ना यार कि चलो मैंने 2 ओम और 2 ओम के 2 रजिस्टर को जोड़ा और इस तरीके से अरेंज किया कि हमें जो टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कम मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यही मैं आपको बताने चल रहा हूं और इसमें आज हम पढ़ेंगे तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके,